हेलो स्टूडेंट। आज मैं आदर्श इंटर कॉलेज की तरफ से जीव विज्ञान जो क्लास 12 के लिए है, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और सभी छात्र ध्यान से पढ़ेंगे। जहाँ भी नहीं समझ में आएगा उसे मैसेज करके, कमेंट करके या कॉल करके मुझसे पूछेंगे और मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जीव विज्ञान कक्षा 12 के लिए है। सभी छात्रों के पास किताब होगा, बुक होगा, उसे भी सभी छात्र उसे खोल लेंगे, ओपन करेंगे। और मैं फर्स्ट चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ। देखिए, इसमें विषय सूची जो है, इसमें इकाई 6, इकाई 7, इकाई 8, जिसमें जनन है, पहला इकाई में है, इकाई 6 में है जनन। जनन के अंतर्गत 4 चैप्टर दिए गए हैं। जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, प्रजनन और मानव जनन, जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जनन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जनन जो है अध्याय 1 शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जीवों में जनन पहला चैप्टर है। सभी छात्र इसे ध्यान से पढ़ेंगे। सभी के बुक में ये दिया होगा। देखिए, जीवों में जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, अब यहां पे एक बात आती है कि जीवन की अवधि, ठीक, जीवन की अवधि क्या होता है। तो जीवन की अवधि को यहां पे देखिए लिखा हुआ भी है। और वैसे भी अगर हम बहुत संक्षेप में अगर समझा चाहें तो संक्षेप में ही समझ सकते हैं कि जो प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहते हैं, या अर्थात ऐसे कह दें कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो समय सीमा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जीवन की अवधि कहते हैं। ठीक है, हम एक लाइन में अगर समझा चाहें, क्वेश्चन आ सकता है कि जीवन की अवधि किसे कहते हैं, तो सभी छात्र इसको समझ लें, एक लाइन में समझ लें कि किसी भी जंतु जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को, काल को, अवधि, सीमा को हम समय की यानी जीवन की अवधि कहते हैं। शायद समझ गए होंगे। ठीक है, और बाकी इसमें जो है सभी छात्र एक बार अपना स्वयं पढ़ लीजिएगा। बहुत विशेष बात है नहीं इसमें। आगे हम बढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो ये फिगर दिखाई दे रहा है, फिगर में ये पूछा गया है कि हर जो जंतु इसमें दिखाई दे रहे हैं उनके जंतु के जो है कुछ जंतुओं के तो दिए गए हैं कि कितना समय उसका जीवन अवधि होता है, मतलब वो जन्म से और मृत्यु तक उसकी समय सीमा कितनी मानी गई है। तो जैसे यहाँ कौवा का जो है 15 वर्ष माना गया है, तितली का 1 से 2 हफ्ता माना गया है, तोता का 140 वर्ष माना गया है। ऐसे ऐसे देखिए, यहाँ मगरमच्छ का 60 वर्ष माना गया है, कछुआ का 100 से 150 वर्ष माना गया है। और जो कुछ भी अभी बाकी है, जैसे गुलाब है, गाय है, केला है, बरगद है, घोड़ा है, मक्खी है, धान है आदि का ये स्टूडेंट स्वयं सर्च करके और ढूंढ करके खुद इसको भरने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि कितने जंतु का कितना समय अवधि होता है, जीवन अवधि होता है। ठीक है, जीवन अवधि समझ गए हैं। जन्म से लेकर के और मृत्यु तक की जो भी समय सीमा होती है उसी को जीवन अवधि कहते हैं। और इसमें जो भी जंतु दिखाई दे रहे हैं उस जंतु के समय अवधि को सभी लोग भरेंगे। ठीक है, अब हम यहां पे शुरू कर रहे हैं जीवों में जनन। सबसे पहले तो ये जान लीजिए जनन किसे कहते हैं।
जनन किसे कहते हैं, जनन की परिभाषा क्या होती है, और जनन अगर पूछा गया कि जनन की परिभाषा दीजिए या जनन किसे कहते हैं, तो सभी छात्र इसकी परिभाषा एक लाइन में संक्षेप में एक सरल भाषा में लिखेंगे कि अपने ही समान नए संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। फिर से ध्यान दें, अपने ही समान नए संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो अब जनन की परिभाषा सभी लोग समझ गए होंगे, जनन किसे कहते हैं ये भी जान गए होंगे। अब देखिए जीवों में जनन, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, सबके बुक में भी दिया होगा, जीवों को यह एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतत को जन्म देता है। जैसा हमने अभी पहले बताया कि अपने ही समान कोई भी एक छोटा बड़ा या जो भी जीव हो, अपने ही समान दूसरे जीव को उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जीव संतत को जन्म देता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, और संतत में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वह नई संतत को जन्म देता है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु चक्र चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। आप बाद में अध्याय 5 में आनुवांशिकता और विविधता के सिद्धांत में अध्ययन करेंगे, किस प्रकार आनुवांशिकता और विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती है। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है छात्र कि यदि जनन की प्रक्रिया ना होती, ठीक है, यदि जनन की प्रक्रिया ना होती तो ये चक्र ना चलता, अर्थात जो जीव जंतु हैं इस धरती पर वो क्या होते, एक बार समय उनका यानी समय की अवधि पूरी हो जाती, समय की अवधि पूरी होने पर वो लोग क्या होते, खत्म हो जाते, उनकी मृत्यु हो जाती, तो अर्थात इस धरती पर कोई रहने वाला ना होता। इसीलिए जनन जरूरी है, और जनन से क्या होता है कि जन्म, वृद्धि होती है, परिपक्व होते हैं, और परिपक्व होने के बाद में फिर जो है वो ऐसे धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहती है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लोग प्रवेश करते रहते हैं। ये जो है प्रक्रिया जनन के दौरान होती है, अर्थात जनन ना होता तो कोई नया संतान उत्पन्न ना होता, और नया संतान उत्पन्न ना होता तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लोग प्रवेश ना करते, और अगर प्रवेश ना करते तो हमारी ये धरती जो है जीवों से खाली हो जाती, और जो है जो लोग हैं वही लोग मृत्यु हो जाते, तो हमारी धरती जो है एकदम वीरान हो जाती। इसीलिए जीवों में जनन जरूरी है। और आगे हम 5 के अध्याय में पढ़ेंगे आनुवांशिकता और विविधता का क्या मतलब है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में रंग रूप भेदभाव का क्या मतलब रखता है, और उससे लक्षण क्या मिलते हैं, वो हम आनुवांशिकता में पढ़ेंगे। यहां तक सभी समझ गए होंगे कि जीवों में जनन की जरूरी क्या है, जीवों में जनन होता क्या है। ठीक है, जीव विज्ञानीय संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव को बहुगुणित करने तथा संतत उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। संतत यानी अपने ही जो है संतान उत्पन्न करने के लिए जीव को अपने ही बहुगुणित यानी अपने ही समान गुण के संतान उत्पन्न करने के लिए अपने ही विधि के विकास को अपने ही जो है विकास करने के लिए उनको जनन करना पड़ता है। जीव किस प्रकार में इससे जनन करता है, उसके वास, उसकी आंतरिक शरीर क्रिया, विज्ञान तथा अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। जनन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, जो एक अथवा 2 जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। जब संतत की अनुपस्थिति में हो, जब संतत की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो, तो वह जनन अलैंगिक हो कहलाता है। देखिए हमने शुरू में बताया कि जनन 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो यहां लैंगिक और अलैंगिक जनन का मतलब यह बता रहा है कि जनन प्रक्रिया जब 2 प्रकार की होती है, जो एक अथवा 2 जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित होती है। ठीक, जब संतत की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है, यानी अर्थात जिसमें केवल नर या मादा दोनों की आवश्यकता ना हो, केवल एक ही की आवश्यकता, एक जीव की आवश्यकता हो, तो वो अलैंगिक होगा। और जिसमें नर मादा दोनों की जरूरत हो,
यानी नर मादा दोनों मिल करके एक नए संतान की उत्पत्ति करते हों तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। जिसे यहाँ पे आगे लिखा है, जब दो जनक विपरीत लिंग, यानी एक नर, विपरीत लिंग का मतलब एक नर और एक मादा, यानी दो जनक विपरीत लिंग यानी एक नर और एक मादा वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक में युग्मनज होता है तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। यानी अब सभी छात्र ये समझ गए होंगे जनन क्या है, जनन जरूरी क्या है और जनन में लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या है। यानी संतान उत्पन्न करने के लिए जनन होता है, अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए जनन किया जाता है। और जनन दो प्रकार होता है, एक होता है कि नर और मादा दोनों के बीच जनन करने पर संतान उत्पन्न होते हैं, और एक होता है कि केवल अकेला ही एक जनक होता है जिसमें नर मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं और वो स्वयं अपने आप में ही जो है जनन करके एक नया संतान उत्पन्न करने के लिए क्षमता रखता है। ठीक है, और सभी छात्र यहां तक पढ़ेंगे। आगे हम यहां से सभी लोग देख रहे हैं 1.1 अलैंगिक जनन हम शुरू करेंगे। अलैंगिक जनन के बारे में थोड़ा हम विस्तार से पढ़ाएंगे और उसके बाद अलैंगिक जनन हम पढ़ाएंगे। अलैंगिक जनन के बाद लैंगिक जनन को हम विस्तार करेंगे। ठीक है, कायिक जनन भी इसमें दिया हुआ है, कायिक जनन भी हम पढ़ाएंगे। अभी हमने केवल इसकी थोड़ा जानकारी दिया है, बेसिक जानकारी हुआ है कि जीवों में जनन क्या है। ठीक है, और जनन में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को थोड़ा मैंने केवल बताया है। इसको सभी छात्र तब तक पढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सभी को अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, कायिक जनन को और अधिक समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जहां भी नहीं समझ में आएगा उसे एक बार हमें से जरूर पूछिएगा। ठीक है, जहां भी कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा।